भारतीय रेल लेकर आई राहत का पैगाम। 1 जून से चलेंगी 200 नॉन एसी ट्रेन। जल्द शुरू होगी ऑनलाइन बुकिंग। 2 दिन के भीतर श्रमिकों के लिए भी ट्रेनों की संख्या दोगुनी करने का फैसला। वंदे भारत अभियान के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों के स्वदेश आने का सिलसिला जारी। आज दोपहर बाद पश्चिम बंगाल तट से टकरा सकता है महाचक्रवात अम्पन। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय जिलों में चक्रवात से निपटने की तैयारी पूरी। 50 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अम्पन की तैयारियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की समीक्षा बैठक। गृह मंत्री अमित शाह ने की पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों से बात। हर संभव मदद का दिया भरोसा। कैबिनेट सचिव ने भी राज्यों के साथ समीक्षा बैठक में पर्याप्त मात्रा में भोजन, पानी और दवाइयों का जो इंतजाम है उसे करने के दिए निर्देश। हालात से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल और ओडिशा में एनडीआरएफ की 41 टीमें तैनात। सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल के जहाजों समेत हवाई जहाज भी आपात स्थिति के लिए तैयार। जरूरी सामानों की आपूर्ति बनाए रखने की तैयारी पूरी। अम्पन से होने वाली तबाही से निपटने के लिए ऊर्जा और दूरसंचार विभाग ने भी की पूरी तैयारी। मोबाइल सर्विस ऑपरेटर्स ने बनाई बैकअप योजना। बिजली की जल्द बहाली सुनिश्चित करने के लिए बिजली विभाग ने भी कसी कमर। लॉकडाउन 4.0 के दौरान देश भर में तमाम गतिविधियां शुरू। दिल्ली में बस और ऑटो का परिचालन शुरू। ऑड इवन योजना से खुले बाजार। कर्नाटक में भी बसें चलना शुरू। यूपी, गुजरात, केरल समेत तमाम राज्यों में शुरू हुई रियायतें। भारत में कोविड-19 की रिकवरी रेट बढ़कर हुई 38.73%। कोरोना संक्रमितों की संख्या 58,802, जबकि 39,173 लोग इलाज के बाद हुए ठीक। मृतकों की संख्या हुई 3,163। दुनिया के देशों के मुकाबले भारत में प्रति लाख मृत्यु काफी कम। और दुनिया में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 48,89,000 के पार। 3,22,000 से अधिक लोगों की मौत। संक्रमण के मामलों में ब्राजील, इटली और स्पेन से निकला आगे। डब्ल्यूएचओ के सदस्य कोरोना पर संगठन की भूमिका की स्वतंत्र जांच कराने के लिए तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। रेल विभाग 1 जून से 100 जोड़ी ट्रेन चलाने का फैसला ले चुका है। 100 जोड़ी यानी 200 सवारी रेलगाड़ियां रोजाना 1 जून से चलेंगी। ये ट्रेन नॉन एसी द्वितीय श्रेणी की होंगी, जिनकी बुकिंग ऑनलाइन होगी। इस सेवा का फायदा देश के सभी नागरिक उठा पाएंगे। रूट और ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग की जानकारी भारतीय रेल साझा करेगी। रेल मंत्री भी इसकी जानकारी अपने ट्वीट के जरिए दे चुके हैं। इसके अलावा रेल मंत्री ने राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वो श्रमिकों की मदद करें और नजदीकी मेन लाइन स्टेशन के पास रजिस्टर कर उसकी लिस्ट रेलवे को दें, ताकि रेलवे श्रमिक ट्रेनें चलाई जा सके। कहा गया है कि जिस भी राज्य में प्रवासी श्रमिक अपने गंतव्य राज्यों तक जाने के लिए जमा हुए हैं, उस ओरिजिनेटिंग डिस्ट्रिक्ट और राज्य सरकार के साथ तालमेल कर भारतीय रेल श्रमिक स्पेशल गाड़ियां उनके गंतव्य स्टेशनों के लिए चलाएगी, जिसकी सूचना गंतव्य राज्यों से भी साझा की जाएगी। 2 दिनों के अंदर भारतीय रेल श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की संख्या दोगुनी करेगी, यानी 400 रेलगाड़ियां रोजाना चलाई जाएंगी। प्रवासी मजदूरों के लिए भारतीय रेल का ये एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। रेल विभाग की ओर से अब तक कुल 1600 ट्रेन के जरिए लगभग 21 लाख से भी ज्यादा श्रमिकों को उनके स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है। केंद्र सरकार प्रवासी श्रमिकों को सकुशल उनके घर पहुंचाने के प्रति बेहद गंभीर है। इसके तहत कल गोवा से एक श्रमिक ट्रेन को रवाना किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के 1188 प्रवासी श्रमिक बिलासपुर के लिए रवाना हुए।
वहीं कटरा रेलवे स्टेशन से कल पहली स्पेशल श्रमिक ट्रेन मध्य प्रदेश के छतरपुर स्टेशन के लिए रवाना हुई, जिसमें मध्य प्रदेश के करीब 1286 मजदूर अपने घरों की ओर रवाना हुए। इससे पहले जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में पर्याप्त प्रबंध किए गए थे। स्टेशन परिसर में ही इन मजदूरों को सही तरीके से बिठाने के लिए विशेष टीमों को भी तैनात किया गया था। और इस पूरे मामले पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह। तो अभिषेक, रेलवे ने जिस तरह से ये कदम उठाया, खास तौर पर कि 1 जून से करीबन 200 नॉन एसी ट्रेन चलाई जाएंगी, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। बिल्कुल आंचल, देखिए जिस तरीके से भारतीय रेलवे लॉकडाउन के बीच भी जो जरूरी सामान है उनको पहुंचाने का सुचारू रूप से उसके लिए परिचालन करती रही, और इसके बाद 1 मई से उन्होंने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की भी शुरुआत की, ताकि जो प्रवासी मजदूर जो भी देश के अन्य राज्यों में फंसे हैं और अपने गंतव्य राज्य तक जाना चाहते हैं, उनके लिए विशेष तरीके से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की। 15 जोड़ी जो एसी ट्रेन है उसकी भी शुरुआत की भारतीय रेल ने, जो कि 12 मई से शुरू किया गया, और यानी 15 जोड़ी यानी कि 30 एसी ट्रेन जो है उनका सुचारू रूप से उनका परिचालन किया जा रहा है। और अब भारतीय रेल ने एक बड़ी राहत देते हुए लॉकडाउन के बीच जो है 1 जो जून है उससे 100 जोड़ियां जो रेलगाड़ी है, जो नॉन एसी रेलगाड़ी होगी, जिस तरीके से लॉकडाउन के पहले जो टाइम टेबल से चला करती थी रेलगाड़ियां, उनको शुरू करने का बड़ा फैसला लिया है। यानी कि अब 200 रेलगाड़ियां जो है वो 1 जून से देश के अन्य हिस्सों में वो चलेंगी। उनका टाइम टेबल क्या होगा और उनका बुकिंग किस तरीके से होगा, इसको लेकर के रेलवे जो है जल्दी एडवाइजरी भी जारी करेगी। लेकिन जहां तक बताया जा रहा है कि इनकी जो टिकट की बुकिंग भी होगी वो सारा ऑनलाइन होगा, और इसमें फिलहाल जो है कोटा या रियायत किसी तरीके का नहीं होगा। इसके अलावा इसमें जो है सभी तरह के लोग जा सकते हैं, जो जिनकी ऑनलाइन बुकिंग है और ऑनलाइन बुकिंग करते हैं वो इसमें जा सकते हैं। दूसरा जो रेलवे ने एक और बड़ा फैसला लिया है आंचल, वो ये है कि श्रमिक स्पेशल जो है, आपने जैसा कि देखा कि 1 मई को शुरुआत हुई और 4 ट्रेनों से उसकी शुरुआत की गई, और यही जो है 15 मई आते आते 145 ट्रेनें श्रमिक स्पेशल ट्रेन देश के अलग अलग हिस्सों में प्रतिदिन चलाया गया। और अब जो है ये आंकड़ा जो है कल यानी 19 मई तक जो है ये तकरीबन 200 के आसपास प्रतिदिन श्रमिक स्पेशल का हो चुका है। यानी कि अब तक के अगर हम 20 दिनों की बात करें तो 21.5 लाख से ज्यादा जो प्रवासी मजदूर हैं उनको उनके राज्यों तक पहुंचाया जा चुका है। और रेलवे का ये कहना है कि जिस तरीके से प्रवासी श्रमिकों की संख्या है उनको देखते हुए जिस तरीके से उनके पास रिक्वेस्ट आता है, उसको लेकर के भारतीय रेल इसकी ये जो आंकड़ा है 200 का इसे बढ़ाकर के 400 करने जा रही है। यानी कि अगले कुछ दिनों के अंदर 2-3 दिनों के अंदर जो है भारतीय रेल जो है श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को 400 ट्रेनों तक चलाएंगी, ताकि जहां भी मजदूर भाई फंसे हैं, श्रमिक भाई फंसे हैं, उनको उनके गंतव्य राज्य तक पहुंचाया जा सके। और अभिषेक, जिस तरह से इस कदम को हम बहुत राहत भरा तो मान ही रहे हैं, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है जब हम श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो किस तरह से रेलवे की तैयारी कितनी पक्की है जब हम बात करते हैं उन तमाम संसाधनों की जिसकी जरूरत होती है जब हमें उन्हें उनके गंतव्य स्थान यानी कि उनके घर तक पहुंचाना है? बिल्कुल चल, देखिए जिस तरीके से भारतीय रेल, चाहे वो लॉकडाउन 1.0 के समय भी आपने देखा कि रेलवे जो है उसने कहीं भी अपना जो परिचालन है मालगाड़ियों को लेकर, स्पेशल पार्सल ट्रेन को लेकर नहीं छोड़ा। यानी भारतीय रेल के जो योद्धा है वो लगातार जो है इस पूरे लॉकडाउन के अंदर जो है वो परिचालन को सुचारू रूप से बनाए हुए, और इसी कड़ी में भारतीय रेल ने जितने स्टाफ है, चाहे रेलवे के जिस भी रूट पर है वहां पर जहां भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन, क्योंकि लगभग हर राज्य को जोड़ रही है श्रमिक स्पेशल ट्रेन, तो वहां पर रेलवे की ओर से पूरी तैयारी की गई है। खासतौर पे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, थर्मल स्क्रीनिंग की बात हो, या फिर ट्रेन के अंदर जो है उनके बैठने के अरेंजमेंट को लेकर के हो, सिक्योरिटी को लेकर के हो, और या फिर उनके अलग अलग इससे संबंधित जो उन्हें सुविधाएं दी जा सके, खाने की सुविधा दी जा सके, पीने की पानी की सुविधा दी जा सके जो श्रमिक है, ताकि उन्हें किसी तरीके की परेशानी न हो, इसको लेकर के रेलवे काफी प्रतिबद्ध नजर आ रही है इस पूरे श्रमिक स्पेशल ट्रेन के अंदर। और भारतीय रेल का प्लानिंग यही है कि किसी भी तरीके से जो भी श्रमिक जहां भी फंसे हैं वो अपने नजदीक के जो स्टेशन है उससे संपर्क करें,
वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क करे, वहाँ पर जाए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाए और उसके बाद इसकी सूचना है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जी बिल्कुल सही, बिल्कुल रेलवे की तैयारी बहुत पक्की है और जिस तरह से राहत का पैगाम दोनों ही तरीकों से है, जब हम बात करते हैं श्रमिकों की या फिर जो 200 ट्रेनें चलाई जाएंगी 1 जून से जोड़ी के रूप में, ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर उन सभी के लिए जो अपने घर जाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और वहीं अब बात कर लेते हैं वंदे भारत मिशन की। विदेशों में फंसे भारतीयों के स्वदेश आने का सिलसिला जारी है। कल रियाद से 152 यात्रियों को लेकर एक विमान कालीकट पहुंचा। इनमें तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य राज्यों के लोग भी शामिल हैं। इस विमान से आने वाले यात्रियों में 53 गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के 19 बच्चे और 5 वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हैं। विदेशों में रह रहे भारतीयों को लेकर 2 विमान कल रात कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। दम से एयर इंडिया का विमान रात 8:30 बजे और कुआलालंपुर से एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान रात 10:15 बजे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंची। एक बच्चे सहित दमम से कुल 143 लोग और कुआलालंपुर से 178 लोग अपने मूल स्थान पर लौटे। आज यहां 3 और विमान आने की उम्मीद है। लंदन से शाम 6:45 बजे एयर इंडिया की उड़ान, दुबई से शाम 6:25 पर एयर इंडिया एक्सप्रेस और मनीला से रात 11:15 बजे एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। और अब बात अम्पन की, जो ओडिशा तट के करीब पहुंच चुका है और उसका असर वहां के कुछ हिस्सों पर देखा जा रहा है जहां बारिश शुरू हो गई। आज दोपहर यानी कि या फिर शाम तक पश्चिम बंगाल बांग्लादेश तटों के बीच दीघा और हटिया द्वीप से एक तूफान के गुजरने का अनुमान है। इस दौरान मौसम विभाग की ओर से तेज हवा के साथ साथ तेज बारिश की चेतावनी है। हवाओं की गति लगातार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा बनी रहेगी, जो कि बीच बीच में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। इस रफ्तार की तेज हवाओं से काफी ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। हालांकि केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के साथ मिलकर आने वाले अम्पन तूफान से निपटने की पूरी तैयारी की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से फोन पर बात की और उन्हें महाचक्रवात अम्पन से उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अभी तक दोनों राज्यों के तटीय जिलों से 50 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले 2 राज्य उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 41 टीमें तैनात की गई हैं। तूफान से सुरक्षा के लिए बनाए गए राहत शिविरों में महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी सुनिश्चित किया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन से लगातार बातचीत की जा रही है। एनडीआरएफ का कहना है प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालना उसकी प्राथमिकता है। सेना और नौसेना के बचाव और राहत दलों के साथ साथ नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल के जहाजों, हवाई जहाजों को भी आपात व्यवस्था के तौर पर रखा गया है। और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दीघा से अनिमृतो। हम जानते हैं कि जब हम अम्पन का जिक्र करते हैं तो वो महाचक्रवात के रूप में बदल चुका है। किस तरह से प्रशासन की तैयारी है, खासतौर पर आप दीघा से जुड़ रहे हैं वहां पर, इससे निपटने के लिए? Yeah, super cyclone Amphan will pack a punch during its nightfall this evening, and the eyes of the storm will rip through Sundarban, and thereafter it may happen to take place, the landfall happen to take place in between Digha and Hatia Island of Bangladesh. So under the influence of the super cyclone Amphan, you can see the sea virtually here at Digha become turbulent, windy situation prevailing here. The administration has taken all precaution, made all precaution ready, and advisory has been issued and asked the people who are residing here at this place and in other parts of the coastal districts of Bengal not to venture out of their room, ask them to remain confined in their rooms and not to come outside.
and enough here at Digha, what we find that a large number of evacuation have been taken place. Those who are residing in the kacha houses and thatched houses all along the sea coast have been taken to the secured cyclone shelter, and enough food stock have been made ready, and dry foods have been kept ready, packed water, mineral water is ready. So all precautions are ready and has been taken. NDRF, SDRF are working in cohesion with each other. So it's only the waiting with crossing finger at what time the Amphan will likely to hit the coastal belt of Bengal. अनिमृतो, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कोलकाता से मौमिता भी जुड़ी हुई हैं। मौमिता, जिस तरह से हम जानते हैं कि एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया, लेकिन सबसे बड़ी प्रतिबद्धता ये होती है कि जान माल का नुकसान बिल्कुल नहीं होना चाहिए जब हम इस तरह के महाचक्रवात से निपटने का जिक्र करते हैं। किस तरह से कोलकाता की तैयारी है, क्योंकि सबसे अहम ये है कि राज्य और केंद्र मिलकर जब काम करेंगे तो इस तरह के चक्रवात से निपटना, महाचक्रवात से निपटना बहुत आसान हो जाएगा। रिजवाना, आप मुझे सुन पा रही हैं? मौमिता, आप सुन पा रही हैं मुझको? चलिए, मौमिता से दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। हमारी संवाददाता कोलकाता से जुड़ी हुई थी। चलिए, मौमिता से दोबारा बात करने की फिर से कोशिश करते हैं। मौमिता, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? चलिए, मौमिता से दोबारा हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता तापस जुड़े हैं। तापस, हम जानते हैं कि आज का दिन काफी अहम है जब हम महाचक्रवात से निपटने का जिक्र कर रहे हैं दोनों ही राज्यों के लिए, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री खुद पल पल पर नजर बनाए हुए हैं, खासतौर पर एनडीआरएफ की तमाम 41 टीमों को तैनात किया गया, लेकिन सबसे बड़ी प्रतिबद्धता किसी भी महाचक्रवात से निपटने की ये होती है कि जानमाल का नुकसान ना हो, जिसके लिए एनडीआरएफ, अगर हम बात करें नौसेना की बात करें, तमाम जो ये सुरक्षा बल हैं वो कहीं ना कहीं डटे हुए काम करते हुए। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जितने भी सुरक्षा बल है, और आपने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री पल पल की इसमें देख रहे हैं, देख हर अपडेट उनको मिले। और ये इस वाले सुपर साइक्लोन की बात नहीं, इससे पहले भी बुलबुल कहिए या फोनी कहिए, उसमें एक रखा गया है कि जान माल का जो खतरा है, क्योंकि ये बहुत हेवी साइक्लोन जो हो रहा है, ये पिछले 2 बार जो है वो बहुत हेवी साइक्लोन थे। फोनी की बात करें या फिर उससे पहले उससे बाद बुलबुल, या अभी ये सुपर साइक्लोन की बात करें, तो इसमें जो सेंटर स्टेट मिलके जो एक फेडरल स्ट्रक्चर का एक वो है सामंजस्य रह के, जिस तरीके से एनडीआरएफ की टीम और जो लोकल टीम है मिलके कोशिश करिए कि जिस तरीके से लोगों को खतरा ना हो, जो जानमाल का खतरा ना हो, वो उससे सेव किया जाए। दूसरी चीज जो अहम है इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे आपके माध्यम से, कि जो सुपर साइक्लोन का जो लेके चल रहे थे, अब वो आईएमडी ने उसको एक जो स्टेप है वो डाउनग्रेड किया है, अब उसको एक्सट्रीम सीवियर कर दिया गया है, क्योंकि अब वो लैंड के पास आ गया है, उड़ीसा में एंट्री कर चुका है। उड़ीसा में इस वक्त करीब करीब 85 to 95 के बीच में जो विंड स्पीड है वो चल रहा है। खासतौर से जो कोस्टल एरिया है उड़ीसा का, वो बहुत ज्यादा प्रभावित। बिल्कुल तापस, बिल्कुल आपका वापस आऊंगी। हमारे साथ दीघा से लगातार अनिमृतो जुड़े हुए हैं। अनिमृतो, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं इवैक्यूएशन की, और जो निचले हिस्सों में, तट के निचले हिस्सों में जो लोग रहते थे, किस तरह से उन्हें स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। राहत शिविर की अगर बात की जाए तो तमाम संसाधन किस तरह से उन्हें मुहैया कराए जा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आज का दिन काफी अहम है। Yeah, as you know, several thousands of people have been evacuated from the coastal belt of here at Digha and in other parts of Bengal. You know, at Digha particularly, there are several cyclone protection centers, and those persons who are residing at the thatched house and kacha houses, they have been taken to the cyclone protection center there. And not only the cyclone protection center, because the administration is facing twofold challenges right at this point of time, because corona pandemic is ruling the roost, you know, so that's why the social distancing
distancing is the norm, and to keep this maintaining the social distancing, and enough place is not available only in the cyclone center. So the administration has requisitioned several schools here, and also keeping an eye of several hotels here also, because hotels are lying vacant here at Digha. It's absolutely unlike situation here at Digha, because there is no no crowd, and particularly at this time tourists used to crowd the Digha seabed, but absolutely no tourists right at this point of time. So it indeed somehow or other made easier the task of the administration. In other way, if the tourists were there, then certainly it would have been an arduous task for them to take to and to advise them to or keep them to indoors. But this time is certainly a easier task, because no tourist is crowding at Digha seabed. In otherwise, the advisory has been given and asked them to remain indoor, not to come outside. And बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से हम जब बात करते हैं सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की, वो पहुंचाया जा चुका है और तमाम सुविधाएं उन्हें वहां दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल दीघा से हमें इन तमाम जानकारियों से अवगत कराने के लिए। हमारे साथ रिजवाना जुड़ी हुई है भुवनेश्वर से। रिजवाना, अगर हम बात करें भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा की, तो तमाम जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, जाजपुर और बालासोर वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं इस महाचक्रवात से। किस तरह की स्थानीय प्रशासन की तैयारी है ताकि हम इस महाचक्रवात से निपट पाए? अगर हम इवैक्यूएशन का जिक्र करें, कितने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है अब तक? जी आंचल, अभी 180 किलोमीटर दूरी में पारादीप से साउथ ऑफ पारादीप अभी ये सुपर साइक्लोन जो है वो केंद्रित है, और इसलिए इसकी वजह से जगत सिंहपुर और केंद्रापाड़ा और भद्रक में सबसे ज्यादा इफेक्ट होने की संभावना है। कल देर रात तक इवैक्यूएशन चल रही थी। करीब इन तीनों जिलों में 1 लाख से ज्यादा लोगों को स्थानांतर कर दिया गया है। साइक्लोन शेल्टर्स में उनको सेफ जगह में रख दिया गया है। और अभी जो है हालत, पारादीप में सबसे ज्यादा रेनफॉल, कल देर रात से बारिश शुरू हो गई है। सबसे हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है 180 मिलीमीटर रेन यहाँ पे। लेकिन बाकी जितनी जगह है इन तीनों जिला के अलावा केवंझर, पुरी, खोर्धा, कटक, गजपति, ये सब में भी प्रभाव मयूरभंज में भी दिखा जा रहा है तेज बारिश और तेज रफ्तार से हवा की। और इसकी संभावना में काफी पेड़ जो है वो टूटे गए हैं, और कुछ कुछ जगह में इलेक्ट्रिक वायर के पोल्स की गिरने की समाचार आई हुई है। लेकिन पावर सेक्टर क्या कर रहे हैं कि प्रिकॉशनरी मेजर से इन जगहों में से इलेक्ट्रिक सप्लाई काट दिया है। तो इसलिए इस सब जगह में अभी काफी डार्कनेस में लोग रह रहे हैं। लेकिन जैसे ही अगर हवा का तेजी कम जाएगा तो ये पावर सप्लाई रिस्टोर किया जाएगा। भुवनेश्वर की अगर बात करें तो यहाँ 40 मिलीमीटर रेन है, और जितने कोस्टल एरियाज के और एरियाज में बारिश और हवा चल रही है। लेकिन इवैक्यूएशन जो प्रोसेस है वो देर रात तक चली, और सुबह से भी एसआरसी ने कहा है कि सुबह सभी जब जरूरत पड़ेगी तो लोगों को शेल्टर होम्स में लेके ट्रांसफर किया जाएगा। जी, देखिए हम शेल्टर होम्स का जिक्र कर रहे हैं रिजवाना, लेकिन हम जानते हैं कि हम कोविड-19 से भी निपट रहे हैं, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स जो है किस तरह से उनका ख्याल रखा जा रहा है? क्योंकि हम जानते हैं राहत शिविरों में बहुत से लोगों को इकट्ठा होना है, किस तरह से उनका ख्याल रखा जा रहा है? और खासतौर पर क्योंकि हम जानते हैं दोपहर के बाद अम्पन का खतरा लगातार बढ़ता हुआ, चाहे हम ओडिशा का जिक्र करें या फिर बात करें पश्चिम बंगाल की। बिल्कुल आंचल, ये तो एक ह्यूमन प्रॉब्लम है जो सभी डिस्ट्रिक्ट्स को और सभी राज्यों को, स्पेशली वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को जूझना पड़ रहा है। लेकिन उड़ीसा में जितनी साइक्लोन शेल्टर्स थे उनमें से काफी कोविड-19 टेम्पररी शेल्टर बने थे, लेकिन उन सबको उसके अलावा काफी पक्का बिल्डिंग्स, पंचायत समिति हॉल्स और पंचायत ऑफिसर्स को भी अभी साइक्लोन शेल्टर में ट्रांसफर कर दिया गया। स्कूल और कॉलेजेस को भी कर दिया गया है, और हर जगह एक सरपंच और एक टीचर को रखा गया है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, और सबको वहां पर मास्क और सैनिटाइजर्स रखा गया है। और लगातार ट्वीट के जरिए से और मैसेज SMS भी दिया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और मास्क पहने रहिए। जितने टाइम आप रहते हैं वहां पे मास्क पहने रहिए। और उन लोगों के लिए सब फूड, ड्राई फूड और इलेक्ट्रिक सप्लाई अगर नहीं है तो वहां पे डीजल जनरेटर्स रखा गया है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और मेडिकल फैसिलिटीज भी दिया गया है विद फर्स्ट एड सेंटर्स और सब वहाँ पे अवेलेबल किया गया है। जितना कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये हो रही है
कि कोविड-19 प्लस साइक्लोन के से जितने लोग परेशान हो रहे हैं उन लोगों को जितना ज्यादा मिजरीज कम हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवाना इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि महाचक्रवात से निपटने की जो तैयारी है राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की, वो बहुत पक्की है। एनडीआरएफ लगातार वहां पर काम कर रहा है और उम्मीद करते हैं कि कोई भी जानमाल का नुकसान नहीं होगा। बढ़ते आगे, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 58,802 है। और वहीं अगर बात करें हम उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके लोगों की, तो वो 39,173 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड-19 के संक्रमण के कुल 3,163 अगर हम लोगों का जिक्र करें तो उनकी मृत्यु हुई है। वहीं देश में कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की जो दर है, यानी कि रिकवरी रेट है, वो 38.73% है। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की मृत्यु दर 0.2 प्रति 1 लाख है, जबकि दुनिया में जो ये आंकड़ा है वो 1 लाख पर 4.1 का है। यानी दुनिया भर के मुकाबले में अगर हम भारत का जिक्र करें तो ये काफी कम है। WHO के मुताबिक अमेरिका में कोविड-19 संक्रमित मरीजों की मरने की जो संख्या है, यानी कि दर अगर हम देखें तो वो 26.6% है। ब्रिटेन में 52.1, इटली में 52.8, फ्रांस में 41.9 है और ब्राजील में 7.5, बेल्जियम में सबसे अधिक 79.3 इसे दर्ज किया गया। जर्मनी में संक्रमित मरीजों की मृत्यु दर 9.3 और ईरान में 8, वहीं कनाडा में ये 15.4% है और नीदरलैंड में 33 प्रति 1 लाख। मेक्सिको की अगर बात की जाए तो 0.4 और वहीं चीन में ये जो दर है वो 0.3 है। इसके अलावा तुर्की में 5, स्वीडन में 36.1 और भारत में जो ये दर है वो 0.2 की है। दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से लगातार जूझ रही है। कोरोना वायरस से संक्रमित हुए लोगों का वैश्विक आंकड़ा 48,93,000 के पार हो चला। वहीं इस महामारी की चपेट में आने से मरने वालों की संख्या 3,22,000 के पार हो चुकी है। और फिलहाल इन समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।